यस। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है हमने अच्छा, सबसे पहले आप ये बता दो सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग वाई टाइप करके बता दीजिए। सभी को मेरी आवाज क्लियर है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। ओके, तो जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। विलोपन विधि हमने एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और उसका होमवर्क मैंने आपको नहीं भेजा था क्योंकि वो टॉपिक आपका रिपीट हुआ था। ठीक है, उससे पहले मैंने होमवर्क भेज दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने होमवर्क कर लिया होगा। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है आज से हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। नया चैप्टर है, तो नए चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैंने पिछली बार भी जब 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपसे कहा था कि नोट्स वगैरह आप लोग बनाते रहना, है ना। अगर किसी ने अभी तक नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं किए हैं तो आज से स्टार्ट कर देना। आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आप भी नोट्स बनाने आज से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इसी पॉइंट के साथ ही हम शुरू करते हैं क्लास। तो हमारा जो चैप्टर 4 है उसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना। इस चैप्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें चैप्टर का मतलब जानना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले, या मैं कहूँ द्विघात समीकरण को जानने से पहले, हमें ये पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होती है। और ये मैंने आपको बताया था, तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि समीकरण क्या होती है? सर RHS इज इक्वल टू LHS। RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, और कोई स्टूडेंट? हाँ, आपने सही बोला है। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट बताएगा क्या होती है समीकरण? हम्म, देखो, एक समीकरण जो होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। मैंने आपको बताया था, आपको ये ध्यान होनी चाहिए ये चीज, जिसमें बराबर का साइन हो। वेरी गुड अनुज, सही बोला है आपने, जिसमें बराबर का साइन हो। ठीक है, तो एक समीकरण 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली चीज, उसमें बराबर का निशान होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर बराबर का निशान है तो उसमें LHS होना चाहिए और उसमें RHS होना चाहिए। या मैं कह दूं बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो जब ये 3 चीजें एक साथ लिखी जाएं, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? एक समीकरण, एक समीकरण बनती है। हेलो काजल, ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? एक समीकरण बनती है। जैसे मैंने लिखा x+5 बराबर 9। ठीक है, आप इसमें देखो, इसमें बराबर का निशान भी है। ठीक है, बराबर के निशान के इस तरफ LHS लिखा हुआ है बायां पक्ष, इस तरफ दायां पक्ष लिखा हुआ है या RHS लिखा हुआ है। तो ये क्या है? एक समीकरण है। ये क्या है? इसको मैं क्या बोलूंगा? एक समीकरण बोलूंगा, एक इक्वेशन बोलूंगा। तो क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? एक समीकरण क्या होती है? जिसमें बराबर का निशान हो, LHS हो और RHS हो। ठीक है, मैंने ये लिखा जैसे x² - 7x + 9। क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? बताइए। नहीं है, वेरी गुड। ये समीकरण नहीं है। ये समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान तो है ही नहीं। अगर मैं इसमें बराबर का निशान लगा दूं और इधर लिख दूं 0, तो क्या ये समीकरण है? क्या ये अब समीकरण है? यस, अब ये एक समीकरण है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको याद आ गया होगा, मैंने 2nd चैप्टर में बताया था समीकरण क्या होती है, जब बहुपद पढ़ाया था। जब बहुपद पढ़ाया था उसमें बताया था समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, ये तीनों समीकरण है या बहुपद है? ये तीनों समीकरण है या बहुपद है? हाँ जी, क्या ये समीकरण है? यस और नो, ये टाइप करके बताओ। अगर ये समीकरण है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। ये समीकरण नहीं है। ये समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इनमें बराबर का निशान ही नहीं है ना। इनमें बराबर का निशान कहीं पर भी नहीं लगा हुआ। अगर इनमें बराबर का निशान लगा होता और LHS और RHS होते
तो ये समीकरण होती। तो ये तीनों हमारी समीकरण नहीं है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बहुपद बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। बहुपद क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये तीनों जो बीजीय व्यंजक है, इनमें जो मेरा चर है उसका जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है। याद है बहुपद को पहचानना सिखाया था। बहुपद क्या होते हैं, जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो। तो देखो इसमें चर क्या है, x, उसका घातांक 1 पूर्ण संख्या है। चर क्या है, x, उसका घातांक 2 1 दोनों पूर्ण संख्या है। चर क्या है, y, इसका घातांक 3 2 और 1 तीनों क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो जब चर का घातांक पूर्ण संख्या होता है तो वो बहुपद होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, बहुपद है। ओके, अब आप ये बताइए कि क्या ये समीकरण है क्या तीनों? सभी स्टूडेंट्स बताइए, क्या ये तीनों समीकरण है? सभी लोग बताएं, है या नहीं? यस, यस, ओके। सभी स्टूडेंट्स बताइए भाई, क्या ये समीकरण है? वेरी गुड। हाँ जी, ये समीकरण है। क्यों है ये समीकरण? क्योंकि इनमें बराबर का निशान लगा हुआ है। अगर आप इनको ध्यान से देखो, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इन तीनों में देखो बराबर का निशान है। ठीक है, और बराबर के निशान के एक तरफ बायां पक्ष, दूसरी तरफ दायां पक्ष, बायां पक्ष दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी समीकरणें हैं, इक्वेशंस। ठीक है, तो एक समीकरण में क्या होता है, बराबर का निशान होता है, एलएचएस होता है और आरएचएस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, इसमें क्या है, एक बराबर का चिन्ह है, एलएचएस है और आरएचएस है। इन ये सब, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या हो चुकी है, ये हमारी समीकरण हो चुकी है। ओके, इंग्लिश में भी, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे हैं क्या इसमें? इंग्लिश में भी बता देता हूं। देखो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, एलएचएस होता है और आरएचएस होता है। ये मैंने अभी बताया। ठीक है, तो बस मैंने यही बताया। इसमें देखो, इसको समीकरण को हम इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें आप इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है और इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं समीकरण की घात, यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है भाई समीकरण की घात? अगर मैं आपसे कहूं, ये एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपसे पूछता हूं। मैंने यहां पर लिखा 5x³ -7x² +5x - 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें मुझे आप इस समीकरण की घात बताओ क्या होगी, डिग्री बताओ इसकी, समीकरण की घात या डिग्री ऑफ इक्वेशन। 3, वेरी गुड। 3 कैसे, कैसे पहचाना आपने तीनों? सर चर की अधिकतम घात। वेल डन, एक्सीलेंट। नाम बताइए अपना जिन्होंने भी आंसर दिया है। सर रेखा। रेखा, वेरी गुड। तो चर की अधिकतम घात है ना, वो हमारी क्या होती है, समीकरण की घात होती है। ठीक है, इक्वेशन की डिग्री होती है। तो इसमें आप देखो, इसमें चर क्या है, एक्स है, वेरिएबल क्या है, इसमें एक्स है। एक्स, एक्स की अधिकतम घात, अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है ना, 3 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो डिग्री का मतलब या समीकरण की घात का मतलब ये है कि चर की जो अधिकतम घात होती है वही समीकरण की घात होती है। तो यहां पर लिखा हुआ है, किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात उस समीकरण की घात कहलाती है। ठीक है, तो किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है उस इक्वेशन की। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 5 = 2। तो बताइए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात इसमें कितनी है? हाँ जी बताइए। 1, 1, ओके, 1, ओके, वेरी गुड।
तो आप इसमें चर देख पा रहे हो, एक्स है, चर कौन है इसमें, एक्स, और उसकी पावर कितनी है, एक है। तो अधिकतम घात चर की कितनी है, एक है। और अगर चर की अधिकतम घात एक है तो समीकरण की घात क्या होगी, एक होगी। तो जितनी चर की अधिकतम घात होती है वही समीकरण की घात होती है। इसमें बताइए, इस समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात क्या है, 3। उमेश कुमार, घात देखनी है, 2 है ना, ठीक है, ये देखो 2 है, तो चर की अधिकतम घात 2 है तो समीकरण की घात भी 2 होगी, समीकरण की घात भी कितनी होगी, 2 होगी। इसमें बताइए चर की अधिकतम घात कितनी है, थर्ड वाले में 3, वेरी गुड। इसमें चर क्या है आपका, वाई, वाई, वाई और एक्स, अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो समीकरण की घात भी 3 हो, ठीक है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, ऐसी समीकरण जिसकी घात 2। द्विघात समीकरण कौन सी समीकरण होती है, ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो, उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, इसी को हमें पढ़ना है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम एक ऐसी समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी घात 2 होती है। हम एक ऐसी समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी घात 2 होती है, जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो जिस समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 है ना, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इस पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बताइए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, यस और नो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, यस, यस, वेरी गुड। तो ये द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसमें चर क्या है, x, और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। और चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो समीकरण की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। समीकरण की घात कितनी हो गई, समीकरण की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर समीकरण की घात 2 है तो ये क्या होगी, हमारी द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके बारे में बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है, यस, वेरी गुड। इसमें भी आप देखो चर क्या है, एक्स है, इसमें चर क्या है, एक्स है, उसकी अधिकतम घात 2 है, ठीक है। और अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो वो होगी द्विघात समीकरण, वो क्या होगी, द्विघात समीकरण। बताइए, ये चीज अगर आपको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। द्विघात समीकरण क्या होती है, ठीक है। तो अब आप लोग पहचानोगे। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है तो क्यों है। नाम लूंगा मैं किसी एक स्टूडेंट का, वो मुझे इसका रीजन बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग बोल रहे हैं है। तो मैं किसी का नाम लेता हूं, वो मुझे बताएंगे कि ये क्यों है। अमलेश राज नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए ये द्विघात समीकरण क्यों है। अमलेश राज नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज आंसर दीजिए। सर क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, किसकी, द्विघात समीकरण की। ओके। अनु शर्मा नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। सही बोला है आपने, अमलेश राज नाम से जो है, सही आंसर दिया है आपने। लेकिन अगर आप हाईएस्ट पावर बोल रहे हो तो चर की बोलो, ठीक है। और अगर आपको समीकरण की घात बोलनी है तो हाईएस्ट मत बोलो, आप बोलो समीकरण की जो घात है वो 2 है। और अगर आपको बोलना है हाईएस्ट तो बोलो चर की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, ठीक है। अनु शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, अच्छा पहले इसको हम कर लेते हैं। तो सभी को ये चीज क्लियर है, इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है, और अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो समीकरण की घात भी 2 हो गई।
और अगर समीकरण की घात 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, चलिए अनु शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है बताइए सेकंड वाले को, क्या ये द्विघात समीकरण है? नो सर। नहीं है, ओके। अनुज कश्यप आप बताइए क्यों नहीं है ये द्विघात समीकरण? अनुज कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, क्योंकि सर चर की अधिकतम घात 4 है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि इसमें चर क्या है, वाई। चर क्या है, वाई, और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है। तो ये हमारी, क्योंकि द्विघात समीकरण में तो चर की अधिकतम घात 2 होती है, इसमें 4 है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, थर्ड वाले को। अच्छा पहले बताओ, क्या आप इसको ऐसे बता सकते हो क्या कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं? ऐसे हम इसको ऐसे नहीं बता पाएंगे, हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में लेकर आना पड़ेगा, तभी हम इसको बता पाएंगे। ठीक है, तो करो आप लोग कोशिश, और जिनका हो जाए हैंड रेज कर देना। आप लोग कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको यह बताना है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करें, फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो अगला जो नंबर है जिनसे मैं पूछूंगा वो है प्रियंका, रेखा, काजल, रिंकू। ये 4 लोग, आप चारों से पूछूंगा मैं। सही गलत कुछ भी बता देना, लेकिन बताना जरूर। हाँ जी, यस, करिए सॉल्व। जिनका होता जाए वो हैंड रेज कर देना। ओके, प्रियंका हो चुका है क्या आपका सॉल्व? बताओ क्या आपकी इक्वेशन क्या आई है लास्ट में? माइक ऑन करके बताना चाहो तो माइक ऑन करके बता दो। लास्ट में आपकी इक्वेशन क्या आई है प्रियंका? सर कंप्लीट सॉल्व करना या फिर हमारा आंसर आ जाए उसी तक? आपने इसको कंप्लीट सॉल्व करो। आप में जो लास्ट की जो इक्वेशन है वो बताओ क्या आई है। लास्ट में एक इक्वेशन बनेगी ना, इसको जब पूरा सॉल्व कर लोगे, वो इक्वेशन बताओ क्या बनी है, और फिर बताओ कि क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। यस। हम्म, जिनका हो गया है वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ इसको, क्योंकि काफी टाइम लग गया इसमें। 4t² - t + 10। ओके, अनु शर्मा नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है। हाँ जी, चलो देखो करते हैं इसको सॉल्व।
सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है ना। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी के बराबर होती है। आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी होगी, ठीक है। 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 9। ओके कशिश, तो मैं यहां पर इस आइडेंटिटी का, इस सर्व समीका का, ये एक सर्व समीका आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है नहीं सभी ने? जल्दी बताओ। आइडेंटिटी, यस और नो? ठीक है, तो इसको मैं यहां पर यूज करूंगा। अब यहां पर a की जगह क्या है? 2t, तो 2t का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है? 1 का स्क्वायर, फिर क्या आता है? प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a की जगह 2t इंटू b की जगह 1। बताइए, ये जो सर्व समीका मैंने यहाँ पर लगाई है, जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज की है, इसमें अगर कुछ पूछना हो तो पूछो। ये क्लियर है सभी को? 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2t गुणा 1। ठीक है, फिर क्या है? प्लस है तो प्लस आ गया, 4t है तो 4t आ गया, बराबर 9 के अंदर गुणा कर दी तो 9t, माइनस 9 की 1 में गुणा कर दी तो 9। तो ये क्या बन गया? 2 का स्क्वायर हो गया 4t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा 2 4, 4 एकम 4t प्लस 4t बराबर 9t माइनस 9। ठीक है, अब इन सबको मैं इधर ले आता हूं, तो ये बचेगा आपका 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 और 4 8t माइनस 9t प्लस 9 बराबर में 0। तो ये बचेगा आपका 4t स्क्वायर, 8t माइनस 9t कितना होगा? माइनस t। ठीक है, 1 और 9 कितना हो गया? 10 बराबर में 0। ये आ रहा था क्या किसी का? अनु शर्मा, वेल डन। तो ये आई आपकी फाइनल समीकरण, और इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप माइक ऑन करके पूछ लो, और अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो बाय टाइप कर दो। बताइए, रिपीट करना है? ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। इसमें लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना। इसमें मैंने आइडेंटिटी सर्व समीका यूज की, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होती है? a का स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ पर 2t है तो 2t का स्क्वायर, प्लस फिर आता है b का स्क्वायर, b की जगह यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस फिर आता है 2ab, तो 2 गुना a कितना है? 2t गुना b कितना है? 1। यहां तक क्लियर हुआ? ये जो मैंने 2t प्लस 1 के होल स्क्वायर को यहाँ पर ओपन किया है, ये सबको समझ में आ गया है या नहीं? नहीं आया तो बता दो। ठीक है, उसके बाद देखो, प्लस है तो प्लस लग गया, 4t है तो 4t आ गया, बराबर है तो बराबर आ गया, फिर 9 के अंदर t में गुणा हुई तो 9t, माइनस है तो माइनस आ गया, 9 के अंदर 1 में गुणा हुई तो 9। बताओ, ये पहली लाइन समझ में आ गई है? कशिश, प्रियंका, आपको भी समझ में आ गई है पहली लाइन? ओके, ठीक है। अब देखो, फिर मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, t का स्क्वायर t स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आया, 1 का स्क्वायर 1, प्लस है तो प्लस आया, 2 गुणा 2 4, t है तो t आया, 1 में गुणा करोगे 4t की तो 4t ही रहेगा। ये t लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लस की तरह लग रहा है कुछ, ये t है। ठीक है, जब आप इनकी गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और t, तो 4t हो गया, प्लस है तो प्लस आया, 4t बराबर बराबर 9t माइनस माइनस 9। बताओ, ये वाली लाइन क्लियर हुई? बताइए जल्दी से, जिन जिन को डाउट था सभी लोग एक बार वाई टाइप करके मुझे बता दो। ठीक है, अब देखो, 4t स्क्वायर प्लस प्लस 1 1 प्लस प्लस 4t और 4t कितना हो गया? 8t। ठीक है, 9t को मैं इधर लेकर आया तो माइनस का 9t, माइनस के 9 को इधर लेकर आया तो प्लस का 9,
बराबर बराबर, ये दोनों इधर आ चुके हैं तो यहाँ क्या बचा 0। ये वाली लाइन क्लियर, ये वाली लाइन क्लियर सभी को? जहां ना ना समझ में आए वहां पूछ पूछ लेना मुझसे, ठीक है। 4t² 4t², 1 और 9 कितने हो गए 10, ठीक है। या पहले इसको देखो, 8t माइनस 9t कितना होगा, 8t माइनस 9t कितना होगा? देखो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1t। अब इसमें बड़ा कौन है, 9, वो माइनस का है तो -1t, और -1t को मैं क्या लिख सकता हूँ, -t लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं? तो मैंने वही लिखा है -t, ठीक है। और 1 और 9 कितना हो गया 10, बराबर में 0। तो ये आपकी फाइनल समीकरण आ गई। इसमें आप देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, द्विघात समीकरण। अब क्लियर है, अब क्लियर है। इसको जब मैंने सॉल्व किया, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व करके ये आया फाइनल, और ये द्विघात समीकरण आई है हमें, ठीक है। तो इसलिए ये समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण। अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को, किसी स्टेप में हो तो पूछ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद फिर पोल में करेंगे। बताइए, ये वाला फोर्थ वाला, क्या ये द्विघात समीकरण है? 13 बराबर x³ माइनस 3x, क्या ये द्विघात समीकरण है? नो, ओके वेरी गुड। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो 3 है, और द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो लेकिन इसमें 3 है, तो ये मेरी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कौन सी समीकरण होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, या मैं कह दूं डिग्री या समीकरण की जो घात है वो 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाती है। इस पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम पोल में क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम पोल में क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाय टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं फिर। आपको बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि द्विघात समीकरण की जो घात है वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें तो सॉल्व कुछ करना ही नहीं है, ये आपको मैंने बताया है अभी। तो मुझे 10 सेकंड दो, मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, तब तक आप सोचिए मैंने क्या बताया था। जिनको पता है अच्छी बात है, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो सोचो थोड़ा क्या बताया था आपने। चलिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करिए। सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। यस, पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है। हम्म, एक स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सभी स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है, वेरी गुड, डी इसका आंसर होगा। तो अ, आपको पता है मैंने अभी बताया था, मैंने क्या आप नहीं बताया था मुझे, कि द्विघात समीकरण की जो घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है,
ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है द्विघात। तो इसमें जो समीकरण की घात है यानी डिग्री है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इन चारों ऑप्शन में से देखकर ये बताना है कि कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। पोल में भेज रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। इन चारों में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है ये बताना है। हम्म, चलिए 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। टेन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। टेन स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, और अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं। 2 लोग और आंसर कर दीजिए जल्दी से। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 10 में से 8 बच्चों ने बी को आंसर किया है, और 2 बच्चों में से एक बच्चे ने सी को और एक बच्चे ने डी को आंसर किया था। तो देखिए यहाँ पर आपसे ये कहा गया है, आपको ये बताना है कि कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण होती कौन सी है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। तो देखो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो ये भी हमारी द्विघात समीकरण है। इसमें भी चर की अधिकतम घात 2 है, ये भी हमारी द्विघात समीकरण है। इसमें भी चर की अधिकतम घात 2 है तो ये भी हमारे द्विघात समीकरण है। हमें बताना कौन क्या है कि कौन सी नहीं है। तो इसमें अगर आप देखो तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। चर की अधिकतम घात है इसमें 3, और अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो वो समीकरण हमारी द्विघात समीकरण नहीं होती। तो जो ऑप्शन डी है ये वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन करें। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको सॉल्व करिए, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सॉल्व करेंगे और पोल में आंसर करना है सभी। ध्यान से करना, इसको जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे जल्दबाजी करेंगे इसमें। तो मैं जब इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा भी कितने बच्चों ने जल्दबाजी की है। ठीक है, हो सकता है इस बच्चे को ज्यादातर इस क्वेश्चंस को ज्यादातर बच्चे गलत करें, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से करना। आपको ये बताना है कि कौन सी द्विघात समीकरण है। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर गलत है।
हाँ जी, सिर्फ एक स्टूडेंट का ही आंसर आया अभी तक, बाकी लोग भी करें सॉल्व, ध्यान से करें, पर कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए। हाँ जी, दो में से एक बच्चे का आंसर सही है, एक का गलत है। पांच में से सिर्फ दो बच्चों का आंसर सही है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन देते टाइम ही बोल दिया था कि इसको ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे, और वो सिर्फ इसलिए गलत करेंगे क्योंकि वो ध्यान से उन्होंने क्वेश्चन को देखा नहीं। छह में से तीन का सही है, तीन का गलत है। सात में से तीन का सही है, चार का गलत है। आठ में से चार का सही है, चार का गलत है। नौ में से पांच का सही है, चार का गलत है। दो लोग और बचे हैं, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जो कि पांच बच्चों ने आंसर किया है। जिसको, काजल आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कहा बताया गया है, या ये कहा गया है आपसे कि इसमें से आप ये बताओ द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो देखो, पहले मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेता हूँ, जो नहीं है उनको हटा लेता हूँ पहले। तो देखो, सी ऑप्शन को देखो, ये हमारी समीकरण ही नहीं है, पहली बात है। क्या ये समीकरण है? बहुत सारे बच्चों ने सी को आंसर किया है। क्या ये समीकरण है? आंसर करने से पहले आपको ये देखना था यहाँ पर कि क्या ये समीकरण है। ये समीकरण ही नहीं है। जब ये समीकरण ही नहीं है तो हम इसको द्विघात कैसे कहते हैं? ये एक द्विघात बहुपद है ना। ये बहुपद है, समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब बचे ए और बी। ए और बी को हमें थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ए को ही सॉल्व कर लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x-3। तो इसमें मैं जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरी सर्व समीका है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, इसको यूज कर सकता हूं ना इसमें। a की जगह क्या है? x, तो x का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab। दो, a की जगह कौन है? x, गुना b की जगह कौन है? 1, बराबर 3 की x में गुना हुई तो 3x, माइनस है तो माइनस आया, फिर इस 3 की 3 में गुना हुई तो 9। बताओ, ये लाइन क्लियर है? पहला जो स्टेप है, बताइए। पहला स्टेप सबको समझ में आ चुका है, इसमें कुछ था नहीं वैसे। अगर फिर भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो यहाँ पर बचा x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 × x × 1 2x हो गया, इज इक्वल टू 3x-9। अब इनको इस तरफ ले आता हूं मैं, तो x² + 1 + 2x-3x + 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो, x² ऐसे का ऐसे ही। अब आप देखिए, 2x - 3x कितना हुआ? माइनस का x, और 1 + 9 कितना हुआ? प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल आ गया, फाइनल सॉल्यूशन आया इस समीकरण को जब मैंने
सिंप्लीफाई करा, तो सिंप्लीफाई करके सरल करके मुझे ये मिला, और यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये मेरी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यही हमसे पूछा गया है कि कौन सी है द्विघात समीकरण, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब आपको ऑप्शन ए आंसर मिल चुका है, तो बी को हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो, ये जो मैंने सॉल्व किया, बताइए। क्लियर है सभी को ये चीजें, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था इसको, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। पहले ये बताओ, यहां तक आपको जो भी चीजें बताई गई है उसमें किसी को कोई डाउट? फिर हम अगला जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या होता है, आप लोग ही बताइए क्या होता है, बताइए आप लोग ही आंसर दीजिए इसका भी, क्या होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप? सर हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। हाँ, कुछ कुछ आपने सही बोला है। सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक चीज हो रहा है इसमें, कोई बताएगा? इक्वल टू नॉट 0 नहीं होना वेरी चाहिए सर। गुड प्रियंका, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये होता है हमारी द्विघात समीकरण का मानक रूप। हमारी जो द्विघात समीकरण है वो हमसे ये कहती है कि वो इस तरीके की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और यहां पर ए बी सी है क्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब ये वास्तविक संख्याएं क्या है भाई, वास्तविक संख्याएं वो सारी संख्याएं, वो सारे नंबर्स जो आपने अब तक पढ़े हैं, जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सारे हमारे वास्तविक संख्याएं ही, चाहे वो दशमलव वाली संख्याएं हो, चाहे वो बटे वाली हो यानी भिन्न हो, चाहे वो माइनस वाली हो, चाहे वो रूट वाली संख्या हो, चाहे वो बिना रूट वाली संख्या हो, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो ए बी और सी, इनमें इन संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो ए है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? क्योंकि अगर मैं ए को 0 कर दूंगा, मान लो ए 0 हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। फर्क ये पड़ेगा कि ए की जगह 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और जब 0 की एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो 0 हो गया, तो क्या बचा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कितना बचा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये बताओ, क्या ये द्विघात समीकरण रह गई क्या, क्या ये अब द्विघात समीकरण है, बताओ? नहीं है ना, है ना। अगर मैं ए को 0 कर दूंगा तो मेरी समीकरण द्विघात समीकरण अब नहीं बची, क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। तो अब ये द्विघात समीकरण नहीं बची, अब ये रैखिक समीकरण बन चुकी है, ये अब रैखिक बन गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई ए को आप 0 नहीं कर सकते। अगर आपने ए को 0 कर दिया तो ये समीकरण द्विघात नहीं रहेगी। ये समीकरण द्विघात किसकी वजह से है, एक्स स्क्वायर की वजह से। इस समीकरण को द्विघात समीकरण क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ना, और अधिकतम घात जो है वो चर की 2 है। जब आपने एक्स स्क्वायर ही यहां से हटा दोगे, जब उसको 0 कर दोगे, तो फिर ये द्विघात नहीं बचे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का इसका मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, और ए बी और सी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे कि जितनी भी संख्याएं हमने आज तक पढ़ी हैं, चाहे वो रूट वाली संख्या हो, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो दशमलव वाली संख्याएं हो, जितने भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याएं ही पढ़ी हैं हमने, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के अलावा भी होते हैं इमेजिनरी नंबर्स,
अवास्तविक संख्या है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, वो अलग चीज है। 10th क्लास तक आपने जो भी संख्याएं पढ़ी है वो सारी वास्तविक ही है। तो ए बी सी कुछ भी हो सकता है उनमें से। मुझे ये बताओ, सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी है? बताइए। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा मानक रूप आपके सामने है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि ए लिखा कहाँ होता है। ए लिखा होता है एक्स स्क्वायर के पास, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, ये किसके पास लिखा है, ये लिखा हुआ है एक्स के पास, एक्स के साथ इसकी गुणा हो रही है। तो बी क्या है, एक्स का गुणांक है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है। और सी एक अचर राशि है, एक अचर है, मतलब कांस्टेंट। अचर मतलब सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये तीनों चीजें क्लियर है? बताइए। ए बी सी क्या होती हैं, संख्याएं होती है। कैसी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं। लिखी कहाँ होती है, ए लिखा होता है एक्स स्क्वायर के पास यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी लिखा होता है एक्स के पास यानी एक्स का गुणांक, और सी लिखा होता है अकेला यानी अचर। अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ सॉल्व। जैसे ये क्वेश्चन है आपको एक, हाँ जी, सर इसमें एक्स लिखना ही जरूरी होता है या फिर वाई भी लिख सकते हैं? वाई जेड ए बी सी डी। अच्छा ए बी सी तो नहीं होगा क्योंकि ए बी सी तो हमने यूज कर लिया है। वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एम एन ओ भी, कुछ कुछ भी हो सकता है। ये बस एक्स एक मानक रूप लिख के बता दिया गया है। वो ये कुछ भी सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। सर हाँ जी, सर अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई लिख दे तो ये सही होगा? हाँ तब भी सही होगा, लेकिन आपके जो कोर्स में है अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे बोल रहे हो ना, तब भी ये द्विघात समीकरण है। तब भी ये द्विघात समीकरण है, लेकिन अब ये द्विघात समीकरण दो चर वाली है। इसमें दो चर आ गए ना, एक्स और वाई, लेकिन हमें एक चर वाली ही द्विघात समीकरण पढ़नी है, जिसमें या तो सिर्फ एक्स हो या सिर्फ वाई। समझ में आया? ठीक है, अगर आप इसमें y, एक यहाँ पर x लिख दोगे, यहाँ पर y लिख दोगे, तो ये दो चर वाली द्विघात समीकरण हो गई। इसको हल करना तो बहुत मुश्किल है ना? तो ये तो हमें पढ़नी ही नहीं है दो चर वाली, हमें तो सिर्फ एक चर वाली ही पढ़नी है। ठीक है, एक चर वाली हमें पढ़नी है। तो चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको यहाँ पर एक समीकरण दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। आपको ए बी और सी के मान बताने कितने होंगे। ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितना होगा, इसमें बताइए। 2 माइनस 5 और 4। ओके प्रियंका, बाकी लोग भी बताए भाई ए बी और सी के मान क्या होंगे। मैंने अभी बताए। देखो, इसको अपने मानक रूप से कंपेयर करना। आपका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, मानक रूप हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होता है मानक रूप। ठीक है, इससे तुलना कर लो। ए है क्या, ऐसे सोचो ना, सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको कैसे सोचना है। हमें ए चाहिए, ए है क्या, ए वो है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है। ए कौन है, ये समीकरण आपसे कुछ कहना चाह रही है। ये समीकरण आपसे ये कह रही है कि ए वो है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है। आप देख रहे हो ना, ए कौन है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है। तो यहां पर आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन लिखा है आपके क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, दो। तो ए और दो की का जो नेचर है वो एक जैसा है, दोनों एक्स स्क्वायर के साथ लिखे हैं, तो ए 2 के बराबर हो गया। ये चीज क्लियर हुई सभी को? 2 माइनस 5 और 4, वेरी गुड। जिनको ये नहीं पता प्लीज बताइए, क्लियर हुआ ए का मान 2 कैसे आया? ठीक है, अब बारी आती है बी की। बी क्या है, पहुंच जाओ अपने जो मानक रूप है उसके पास, वो आपको सारे जवाब देगा। ये जो मानक रूप है ना समीकरण का, यहां से आपको सारे जवाब मिलेंगे। आपको ये जवाब चाहिए ना, बी है क्या, तो आपको मानक रूप के पास जाओ और ढूंढो उसमें उसमें बी है क्या। बी वो है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, बी वो है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है। तो इसमें एक्स के साथ कौन लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, -5। तो बी क्या हो गया, -5 हो गया। साइन के साथ लिखना है,
ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन के साथ हमें आंसर देना, ठीक है। इसके बाद सी, पहुंच जाओ अपने मानक रूप के पास, वही आपको बताएगा ये ए बी सी कौन है। तो सी कौन है, तो आपके मानक रूप में बताया सी एक अचर है, एक संख्या है, ठीक है। तो इसमें देखो संख्या कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई +4, तो सी का मान क्या हो गया 4, और यही हमारे आंसर। बताओ सभी को क्लियर हुई ये चीज, ए बी और सी के मान कैसे निकालते हैं। इनकी जरूरत हमें पड़ेगी जब आप वो पढ़ोगे ना द्विघात सूत्र, वहां पर ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आने चाहिए, आपने स्कूल में किया भी होगा, स्कूल में अगर ये चैप्टर आपके हुआ है तो वहां पर आपने द्विघात सूत्र पढ़ा होगा, उसमें ए बी सी के मान निकालने पड़ते हैं। ये फॉर्मूला जो होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, विविक्त कर निकालते हैं, विविक्त कर में भी ए बी सी के मान निकालने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ए बी सी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या ये एक द्विघात समीकरण है। 0x² - 2x + 3 = 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है, नहीं है। वेल डन, ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 0 की गुणा हो रही है, और अगर 0 की गुणा हो गई तो ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 0 - 2x + 3, और ये क्या हो जाएगा -2x + 3, और ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक है। क्लियर सभी को ये यहां तक बताइए, क्लियर है चीजें, कोई डाउट हो तो पूछ, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, इसका मानक रूप, इसको मानक रूप में लिखना है, y - y² = 5 को मानक रूप में लिखना है। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा हूँ, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ओके, बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। मानक रूप में लिखना है इस समीकरण को। अनु शर्मा और प्रियंका ने बोला है सी आंसर इसका, ओके। बाकी लोग बताएं भाई। सी, ओके, सी सी सी, ओके, सी, ओके, वेरी गुड। देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो मानक रूप होता है इसका, पहले आप उसको लिख लो, इसके पास हर सवाल का जवाब है, क्योंकि ये जो मानक रूप है ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है। अगर आपने इसकी बात को समझ लिया तो आप सब कुछ समझ गए, है ना। ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है, पता है क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई आप सभी पदों को एक साथ लिखो, फिर बराबर का निशान हो और दूसरी तरफ 0 आनी चाहिए। ये मानक रूप आपसे क्या कह रहा है कि आप सभी पदों को, जो भी आपकी समीकरण दी है उसके सभी पदों को एक साथ लिखो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ax² bx और c, तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, फिर बराबर का निशान है, फिर 0। तो क्या आप सुन पा रहे हो इसकी ये बात, क्या आपने सुना इसने क्या कहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसमें 3 पद हैं, एक y है, एक -y² है और एक 5 है, इन तीनों को एक साथ लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा y - y², ये तो एक साथ लिखे हुए हैं, 5 को मैं इस तरफ लेकर आ गया, तो -5 = 0, ठीक है। ये मानक रूप ये कहता है कि पहले स्क्वायर वाला जो पद है उसको लिखो, तो स्क्वायर वाला है -y², फिर बिना स्क्वायर वाला है +y, फिर कौन है -5 बराबर में 0। तो ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप हो गया, और यही हमारा आंसर। बताओ क्या ये आपको क्लियर हुआ कैसे हमें मानक रूप में लिखना होता है, बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिख सकते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और इस क्लास का होमवर्क आपको
मैं भेजूंगा, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभी इसका होमवर्क आना बाकी है मेरे पास। तो जैसे ही मेरे पास आ जाएगा मैं आपको ये होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। ओके, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।